नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे और दो महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध रुकने के बहुत करीब और पाकिस्तान में इमरान समर्थकों के आगे शहबाज सरकार के कमजोर पड़ने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव में ताजा अपडेट क्या है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भारी दबाव के आगे झुकी शहबाज सरकार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से जेल में बहन ने की मुलाकात। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। पीटीआई समर्थकों का सड़कों पर सैलाब। यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने को लेकर विटकॉफ की पुतिन के साथ बैठक। वार्ता से पहले संशोधित प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने बताया बेहतर। वार्ता के बीच पूर्वी यूक्रेन में रूस को बढ़त। काला सागर में रूस के तीसरे टैंकर पर हमला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुरुवार से 2 दिवसीय भारत दौरा। क्रेमलिन ने भारत को बताया अहम साझेदार। रणनीतिक संबंधों की मजबूती, परमाणु सहयोग में बढ़ोतरी की जताई उम्मीद। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत गंभीर। ढाका में अस्पताल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रधानमंत्री मोदी की जल्द स्वस्थ होने की कामना। हर संभव सहायता की पेशकश। पोप लियो का 3 दिवसीय लेबनान दौरा। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में दिया शांति का संदेश। इजराइल फलस्तीन झगड़े को सुलझाने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत को बताया एकमात्र हल। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आखिरकार इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की शहबाज सरकार झुक गई। इमरान खान जिंदा हैं या मार दिए गए, ये जानने के लिए रावलपिंडी में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। पाकिस्तान सरकार को हालात को देखते हुए शहर को छावनी में तब्दील करना पड़ा। इमरान की बहन को भी उस जेल में बुलाया गया जहां इमरान को रखा गया है। इमरान से मिलने के बाद उनकी बहन ने बताया कि वो स्वस्थ हैं, लेकिन उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। पूछ रहा है पूरा पाकिस्तान, कहां खो गए इमरान खान। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद पीटीआई की कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के बाहर विरोध दर्ज कराने के बाद रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंचे तो शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई। 2 बहनों के लिए जेल का दरवाजा खोल दिया। मैडम, इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर दिल्ली वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जब निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? खैबर पख्तूनख्वा के प्रांत के मुख्यमंत्री सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। इस ऐलान के बाद सरकार ने रावलपिंडी में सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के साथ धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत 1 से 3 दिसंबर तक सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया है। गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने सख्त हिदायत दी है कि जिसने भी धारा 144 के नियमों का उल्लंघन किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इमरान के परिवार के सदस्यों के भी कई हफ्तों से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्षी नेता का स्वास्थ्य ठीक है। इमरान खान के बेटे कासिम खान अपने पिता के जिंदा होने का लगातार सबूत मांगते रहे। कासिम ने एक्स पर लिखा कि पिछले 6 हफ्तों से उन्हें केवल एक
डेथ सेल में रखा गया है। कासिम का कहना है कि ये सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि मानवाधिकार आपातकाल है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत इमरान का उनके परिवार से संपर्क काट दिया है ताकि खान को सरकार की मांगों को स्वीकार करने और चुप रहने के लिए मजबूर किया जा सके। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, विदेशी मामलों के जानकार, सामरिक मामलों के जानकार। कुलकर्णी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कुलकर्णी साहब, पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान सरकार को इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पिछले 3, 4, 5 दिन से अदालत के आदेश के बावजूद इमरान खान का कोई अता पता नहीं बता रही थी, इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रही थी। अब जाके इमरान खान से उनकी बहन को मिलने दिया गया है। ये पता लग पाया है कि इमरान खान जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन उनका मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साफ दर्शाता है विंडिक्टिवनेस, एक बदले की भावना। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर को जब डीजी ISI से हटाया गया, जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, और उसके बाद से जो दोनों के बीच में एक द्वेष, दोनों के बीच में एक दुश्मनी जो है वो साफ नजर आ रही है। अगर एक महीने से इमरान खान के बारे में लापता थे, पता नहीं क्या हो रहा था, उनके लड़के पूछ रहे थे कि उनके पिताजी जिंदा है या नहीं है, उनकी बहनें पूछ रही थी क्या हुआ, और अब जब बहन मिलकर के आई है उज़्मा खान, तो वो कह रही है कि वो है, जिंदा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है। और जब ऐसी हालात में उनको वो मिलकर के आई है, और वहां के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के कि उनको तो 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई कह रहा है कि वो तो क्या बोलते हैं, नॉर्मल मुर्गे खा रहे हैं, उधर देसी मुर्गे खा रहे हैं। तो ये जो एक तरीके से अब कम जिंदा है, ये अच्छी बात है, मुबारकबाद कि जिंदा है, लेकिन सॉलिटरी कंफाइनमेंट और मेंटल टॉर्चर को देखते हुए जरूर ह्यूमन राइट्स, और मुझे लगता है अब आसिम मुनीर जो है वो कैच 22 सिचुएशन में है, छोड़े तो मुश्किल, नहीं छोड़े तो मुश्किल। तो अब ऐसी हालात में खुद को क्यों फंसाया उन्होंने, जबकि सबको मालूम है कि मीडिया आजकल सब जगह है और कोई चीज छुप नहीं सकती है। आई एम श्योर इंटरनेशनल प्रेशर आया होगा आसिम मुनीर पे, क्योंकि आसिम मुनीर 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट है, सरकार वही संभाल रहे हैं आज की तारीख में। शहबाज शरीफ तो लंदन में बैठे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझे लगता है बहुत नाजुक स्थिति में है पाकिस्तान, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल ही उबल रहा था, उनके जो चीफ मिनिस्टर उनको खींचा जा रहा था, अफरीदी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उनकी बहनें वहां पे जिस प्रकार से वो कह रही थी कि वो तो बाहर ही रहेंगी जेल में, चाहे उन्हें मार दिया जाए तो वो भाई को मिलकर के आएंगी। पर चलो शुक्र है, कम से कम एक बहन मिलकर के आई और ये बता रही है कि वो जिंदा है, लेकिन उनके साथ बहुत जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में है, किसी से बातचीत करने को नहीं कहा जा रहा है, एक डार्क कमरे में उन्हें रखा गया है। तो ये तो बहुत डेफिनेट ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिनके लिए मुझे लगता है पाकिस्तान सरकार को पूरे विश्व में एक अब उत्तर देना पड़ेगा। ये तो बुरा हाल एक एक्स प्रधानमंत्री का, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, चाहे हम उनको हम तालिबान खान कहते हो, जो भी कहते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री होने के नाते और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है इस तरह का सलूक करना, बदले की भावना, विंडिक्टिवनेस जो आसिम मुनीर ने नहीं करनी थी, और वो खुद मुझे लगता है पछतावा उनको होगा। सर, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, हालांकि आप जब जवाब दे रहे थे आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया था, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में ये किस तरह के संबंध हैं जिसके बाद ये लग रहा है कि कहीं इमरान खान के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये देखिएगा चंद्रशेखर जी, क्या हुआ जब उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने कहा था कि आसिम मुनीर को अपना डीजी ISI बनाया जाए, तो मुझे लगता है इमरान खान ने उस वक्त जो कार्रवाई की, उनको रखा थोड़े दिन और उसके बाद उनको हटा दिया गया। और उनके हटाने के बाद मुझे लगता है आसिम मुनीर को लगा होगा कि सिर्फ 4-5 महीने उनको डीजी ISI रखा, उसके बाद उनको उनकी वहां से तब्दीली कर दी और उन्होंने, इमरान खान ने अपने जनरल को वहां पे रखा जो आज जेल में है। लेकिन ये जो एक तरीके से दोनों के बीच में अनबन, दुश्मनी, ऐसी दुश्मनी की मुझे लगता है आसिम मुनीर खुद अब जब एक फील्ड मार्शल बन गए हैं और उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनाया है, आज सत्ता उनके हाथ में है, तो उन्होंने इस तरह की जो भावना है, बदले की भावना, या क्योंकि इमरान खान ने इस तरीके से मेरे साथ कार्रवाई की, तो मैं भी अब उनको, जब मेरे पास सत्ता है तो मैं भी अब बदले की भावना से उनको तंग करूंगा। तो ये जो भावना है
और ये जो बदले की भावना है, मुझे लगता है इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, आसिम मुनीर को नुकसान होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे और जिस तरीके से पूरी रावलपिंडी को एक छावनी में बदली कर दिया है, तो ये सब दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात है बहुत नाजुक है और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर जो है उनको भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का जो डॉक्यूमेंट जो दस्तखत करना है वो भी नहीं हुआ है। तो ये सब जो कहीं ना कहीं कुछ कश्मकश जो है वो साफ नजर आ रही है पाकिस्तान के बीच। ठीक है सर, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। मिलिए ग्रो प्लस से। हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एनफोर्स तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। ग्रो प्लस अब एनफोर्स तकनीक के साथ, सर्वोत्तम तकनीक, सफलता का प्रतीक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। वहीं युद्ध रोकने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में शांति प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुका है। इस बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। दूसरी ओर शांति प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इसे पुतिन को सौंप चुका है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किन शर्तों पर अब इस युद्ध को रोकने की तैयारी चल रही है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में शांति योजना पर यूक्रेनी अधिकारियों की माथापच्ची के बाद अमेरिकी वार्ताकार अब मॉस्को में हैं। बैठक में शांति योजना को और परिष्कृत किया जाना है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने इसे पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत के अलावा उनके दामाद जेरेड कुशनर भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि विटकॉफ पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पुतिन के सलाहकार को यह सलाह दी थी कि ट्रंप के सामने शांति योजना कैसे रखी जाए। फ्लोरिडा बैठक को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उपयोगी बताया है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रचनात्मक जरूर बताया। साथ ही यह भी कहा कि अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि वार्ता में क्षेत्रीय मुद्दा सबसे कठिन है, क्योंकि रूस लगातार मांग कर रहा है कि यूक्रेन पूर्वी डॉनबास क्षेत्र के उन क्षेत्रों को छोड़ दे जिस पर उसका कब्जा नहीं है। पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि शांति योजना में बदलाव किए जा रहे हैं और अब वो पहले से बेहतर दिख रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मकसद था एक संभावित युद्ध विराम के शर्तों को तय करना। इस बैठक में यूरोप के दूसरे नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि क्षेत्रीय प्रश्नों को सिर्फ राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा ही अंतिम रूप दिया जा सकता है, जबकि रूसी परिसंपत्तियों को जब्त करने, यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी और यूरोपीय संघ में शामिल किए जाने के मुद्दे पर यूरोपीय देशों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है। आशा की अपार संभावनाओं के बीच कई बाधाएं भी लगातार सिर उठाए हुए हैं। मॉस्को लगातार हमला जारी रखे हुए है और यूक्रेनी वार्ताकार यरमक के इस्तीफे से टीम में तालमेल बिठाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप की शांति योजना में संशोधन के बावजूद
इसे रूसी पक्ष लेने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। ट्रंप प्रशासन की पुरानी 28 बिंदुओं वाली योजना पर कई आलोचनाएं हुई हैं। कारण है कि उसमें यूक्रेनी सेना का आकार सीमित करने, नाटो में शामिल होने से रोकने और यूक्रेन को कुछ क्षेत्र छोड़ने जैसे प्रस्ताव हैं। ऐसे में अब ट्रंप इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताकर इसमें आगे सुधार किए जाने की बात कह रहे हैं। वार्ता के बीच रूसी सेना की बढ़त लगातार जारी है। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क और वोचांस्क शहरों पर कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इसका खंडन किया है। इन दो शहरों में पिछले कुछ हफ्तों से रूसी और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग चल रही थी। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस जीत से मॉस्को को अपने व्यापक युद्ध उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार। कुलकर्णी साहब, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो आज से 1 महीने पहले जब आप और हम बातचीत कर रहे थे और आज की तारीख की हम बात करें तो क्या कहेंगे? क्या युद्ध रुकने के अब काफी करीब आ गया है जिस तरह से बातचीत चल रही है? चंद्रशेखर जी, उम्मीद तो है, पूरी दुनिया उम्मीद पे है और मुझे लगता है उम्मीद है क्योंकि 2025 में रूस ने हर महीने तकरीबन 465 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका हासिल किया हर महीने 2025 में, और ये 2024 से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि यूक्रेन की जो सेना है अब कमजोर होती दिख रही है और हथियार भी उनको उस तरीके से नहीं मिल रहे। चाहे उन्होंने ब्लैक सी फ्लीट में जरूर हमले किए हैं, मॉस्को में हमले किए हैं, कई तेल के जो इंस्टॉलेशन है उनको बर्बाद किया है, लेकिन उसके पीछे भी क्योंकि हथियार उनको मिल रहे तो ज़ेलेंस्की की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है और जहां पे रूस का संबंध है उनकी स्थिति दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को मानना पड़ेगा। और पहले भी लड़ाई शुरू होने से पहले भी जिस प्रकार से डीएनआर, एलएनआर यानी कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक, लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दोनों क्षेत्र जो है यूक्रेन से अलग हो चुके थे। अब उसके साथ साथ जापोरिजिया भी हो गया है, हेरसोन भी हो गया है और इसका जिस प्रकार से रूस ने अपने इसका विलय कर लिया है, ये दर्शाता है कि रूस का पलड़ा भारी है। लेकिन ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो वही हिसाब हो जो फरवरी 2022 में था या उससे भी पीछे रूस चला जाए, वो शायद मुश्किल है। और उम्मीद करते हैं कि चाहे 28 पॉइंट का जो पीस प्लान है उसकी जगह जो 19 पॉइंट पीस प्लान है जो भी है, और जिस प्रकार से विटकॉफ जो है एक अच्छे दोस्त है ट्रंप के और रूसी भाषा बोलते हैं, तो जब पुतिन से मिलेंगे तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अब यूरोप भी लड़ने के काबिल नहीं है और उनके पास भी वो साधन नहीं है कि वो यूक्रेन को अपना मुखौटा बना करके रूस के बरखिलाफ लड़ाई लड़वा सके। तो हालात बुरे हैं, रूस का पलड़ा भारी है। तो उम्मीद है कि पुतिन हमारे यहाँ आ रहे हैं, अपने भारत दौरे पे आएंगे, शायद उससे पहले ही ये खुशखबरी लेकर के आए तो बहुत अच्छी बात होगी। सर, पुतिन जो भारत आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई खबर भी अभी हम दिखाएंगे आपसे बातचीत के बाद। यहाँ पर सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो यूरोप का दिखा, अमेरिका का सपोर्ट था, लेकिन अब अमेरिका यहाँ पर शांति वार्ता का अगुवा बना हुआ है और यूरोप भी कहीं ना कहीं कह रहा है कि ये शांति वार्ता सही दिशा में जा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के ऊपर कितना दबाव बढ़ जाता है इसको लेकर के, और खासकर अगर वॉर फ्रंट की हम बात करें तो वहां से भी जो दबाव है, लगातार भीषण हमले हो रहे हैं, यूक्रेन के जो इलाके हैं वो रूस अपने कब्जे में ले रहा है, तो ज़ेलेंस्की कितने दबाव में है इस वक्त? जबरदस्त दबाव में होंगे, क्योंकि कीव में भी जिस प्रकार से उनकी राजधानी है उसमें 6 लाख लोग जो है बगैर बिजली और पानी के रह रहे हैं। फ्रंट लाइन पे देखे तो यूक्रेन से जो जिस प्रकार से भगोड़ा लोग हो रहे हैं उनके सैनिक, वो भी दर्शा रहा है कि जबरदस्त प्रेशर है। जिस प्रकार से धीरे धीरे करके रूस अपने आप को और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, जिस प्रकार से जो पोक्रास है उसको पकड़ लिया है, लॉजिस्टिक बेस है वो, तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को अब कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन से भी कोई खास ऐसी मदद नहीं मिलेगी। सर, जो व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई एक खबर दिखा देते हैं, इस पर भी आपसे एक छोटा सा कमेंट ले लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार से शुरू हो रहे अपने 2 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसके लिए दोनों तरफ तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
महत्वपूर्ण यात्रा से पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारतीय पत्रकारों के साथ एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पेस्कोव ने भारत को रूस का एक अहम साझेदार बताते हुए द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रूस को भारत की ऐतिहासिक तरक्की में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने पर गर्व है। उन्होंने दोनों नेताओं के वैश्विक और क्षेत्रीय एजेंडे के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की बात कही। कुलकर्णी साहब, जहां तक युद्ध का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि बातचीत से इस मसले को सुलझाइए, लेकिन युद्ध से इतर दोनों देशों के अगर संबंधों की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है इस बार? मुझे लगता है चंद्रशेखर जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दो ये 23वीं एनुअल बायलैटरल मीट है, लेकिन इस वक्त जब आप देख रहे हैं कि रूस में किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है और ऐसे वक्त में भारत आना और भारत और रूस की जो दोस्ती है वो एक अलग सी दोस्ती है, वो मतलब के ऊपर नहीं भरोसे के ऊपर है। और रूस ने भारत को आजादी मिलने से पहले 13 अप्रैल 1947 में ही डिप्लोमेटिक रिश्ते कर लिए थे और जिस प्रकार से 47 में वो आप कहें 61 में 65 में 71 में तो बिल्कुल ही खुलेआम और आज तक मतलब रूस और भारत की जो दोस्ती है वो जो एक संबंध है वो कुछ अलग ही लेवल के ऊपर है और मुझे लगता है ये जिगरी दोस्ती जो है उसको और जबरदस्त बनने का मौका मिलेगा जब पुतिन साहब भारत का दौरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कुलकर्णी साहब आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राजधानी कारागास में अपने हजारों समर्थकों की रैली को संबोधित किया। मादुरो ने कहा कि उनका देश शांति चाहता है, लेकिन सिर्फ ऐसी शांति जिसमें संप्रभुता, बराबरी और आजादी हो। इस बीच ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। व्हाइट हाउस ने सितंबर में वेनेजुएला के ड्रग स्मगलिंग जहाज पर लगातार 2 हमले करने के यूएस एडमिरल के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके पास डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की मंजूरी थी। दरअसल नाव पर किए गए हमले में 2 लोग बच गए थे, जिन्हें दूसरे हमले का आदेश देकर मार दिया गया। व्हाइट हाउस का बयान ऐसे समय आया जब दूसरे हमले के आदेश देने की खूब आलोचना हो रही है। सेनकाकू द्वीप के पास जापान और चीन के जहाजों के बीच फिर से तनातनी दिखी है। जापानी कोस्ट गार्ड ने अपना दावा करते हुए कहा कि दोनों कोस्ट गार्ड जहाज सेनकाकू द्वीपों के पास उनकी समुद्री सीमा में घुस आए, जिन्हें वहां से निकलने में कई घंटे लग गए। दरअसल कुछ दिन पहले जापानी प्रधानमंत्री तकाइची ने ताइवान के समर्थन में बयान दिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ ने सूडान के दक्षिण में स्थित ट्रांसपोर्ट जंक्शन बाबा नूसा पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया है। हालांकि सूडानी सेना ने इस दावे का खंडन करते हुए आरएसएफ के हमले को नाकाम करने की बात कही है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में उनके सैनिकों पर हमला करने वाले 2 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच पोप लियो का 3 दिवसीय लेबनान दौरा खत्म हो गया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने 2 राज्य व्यवस्था को इजरायल फिलिस्तीनी झगड़े को सुलझाने का एकमात्र हल बताया। हांगकांग के नेता चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन लीन ने कहा कि हाल में कई रिहायशी इमारतों में लगी खतरनाक आग के कारणों की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाएगी। इस आग में कम से कम 156 लोग मारे गए हैं और लगभग 80 लोग घायल हो चुके हैं।